नमस्कार दोस्तों, बीएस ज्योग्राफी क्लासेज में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और इसका जो घंटी वाला बेल आइकन है वो पूरा दबा लें आप, जिससे कि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास से पहुंचता रहे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था जो अपना तीसरा अध्याय चल रहा है कक्षा 12 भूगोल का, उसका जो जनसंख्या घनत्व वितरण और जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है, तो उसका एक वीडियो क्लास हमने बनाया था पिछले, जो कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन से हैं और विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले बड़े देश कौन से हैं। तो ऐसे हमने कुछ देखा था। तो उसी क्लास में उसी लेसन को हम आगे बढ़ाते हैं। अपना जो अध्याय है यहाँ देखते हैं, जो अपना अध्याय चल रहा है वो 3 नंबर है, यानी कि विश्व की जनसंख्या क्या है, विश्व की जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, यानी कि जनसंख्या वृद्धि। ये लेसन अपना चल रहा है, तो इस लेसन को हम पूरा करेंगे। चलो देखते हैं दोस्तों, यहाँ इस लेसन के आधार पर आज पढ़ते हैं। जनसंख्या के आधार पर बड़े देश और क्षेत्रफल के आधार पर बड़े देश देख चुके हैं। दोस्तों, यहाँ जनसंख्या वितरण, विश्व जनसंख्या वितरण का अध्ययन करेंगे आज हम। तो इस अध्ययन में दिया गया है कि यहाँ जनसंख्या वितरण का अध्ययन करने के लिए दोस्तों 4 प्रकार के टॉपिक दिए हैं अपने सिलेबस के अंदर। पहला दिया है सघन जनसंख्या क्षेत्र, सघन जनसंख्या क्षेत्र यानी कि जहां सघन जनसंख्या बसाव करती है या जनसंख्या पाई जाती है। 2 नंबर पर दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर सामान्य जनसंख्या प्रदेश, या जहां सामान्य जनसंख्या निवास करती है वहां। तो सघन जनसंख्या वाले प्रदेश और सामान्य जनसंख्या निवास वाले प्रदेश। और 3 नंबर पर दिया था विरल, विरल का मतलब आप बोलते हैं मारवाड़ी के अंदर छिदा छिदा, विरल जनसंख्या वाला देश। और 4 नंबर पर जो दिया हुआ है, 4 नंबर पर दिया हुआ है यानी कि न्यून या अति न्यून कह सकते हैं आप, न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र, न्यून जनसंख्या या निम्नतम जनसंख्या कह सकते हैं, या बहुत ही अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र या प्रदेश भी कह सकते हैं। ये सघन जनसंख्या वाले प्रदेश जहां सघन जनसंख्या पाई जाती है, और ये है सामान्य जनसंख्या वाला प्रदेश। तो इन चारों को हम पढ़ेंगे। ये जो 4 टॉपिक आपके लेसन में दिए हैं, तो पहले हम देखते हैं सघन जनसंख्या वाला। तो सघन जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, यानी कि जहाँ सकेंद्रण पाया जाता है, जहाँ जनसंख्या का बसाव का सकेंद्रण पाया जाता है, जहाँ आय ज़्यादा होगी वहाँ लोग ज़्यादा निवास करेंगे। तो ऐसे विश्व के अंदर क्षेत्र है सघन क्षेत्र, जिनको 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है दोस्तों? इनको 5 भागों में बांटा गया है। तो आप ये 5 भाग कौन कौन से, वो बढ़िया तरीके से सुनना। फिर मैं आपको मानचित्र बनाकर मानचित्र में समझाने वाला हूँ कि कौन सा भाग कहाँ और कौन से भाग में कौन कौन से देश आते हैं। ये हम आज इसी वीडियो क्लास में क्लियर करने वाले हैं। चलो देखते हैं। पहले तो आप इन 4 का अपना नोट्स में लिखें, फिर इनका हम विस्तार से वर्णन करेंगे। चलो देखते हैं। पहला ले लेते हैं सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र। तो सघन जनसंख्या वाले जो प्रदेश हैं, इनको हमने अपने पाठ्यपुस्तक के अनुसार 5 भागों में बांटा है, यानी कि विश्व के 5 भागों में सघन जनसंख्या निवास करती है। आप लिख सकते हैं कि विश्व में 5 भागों में सघन जनसंख्या पाई जाती है, सघन जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या निवास करती है। तो यहां देखिए 5 ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां सघन जनसंख्या पाई जाती है, यानी कि ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो वो क्षेत्र कौन से हैं? ऐसे 5 क्षेत्र हैं। तो ऐसे जो 5 क्षेत्र हैं उनको हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ नंबर 1 में देते हैं। नंबर 1 में यहाँ देखते हैं हमें कि जहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है। नंबर 1 में लेते हैं अपना पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में जनसंख्या है वो अधिक पाई जाती है।
एशिया में, संपूर्ण एशिया में अधिक जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन वहाँ भी सघन जनसंख्या ज़्यादा से भी ज़्यादा, जहाँ जनघनत्व बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो आप कहेंगे पूर्वी एशिया। एक भाग हो गया आपका पूर्वी एशियाई भाग। तो यहाँ आप थोड़ा सा गौर करके देखेंगे कि पूर्वी एशिया है कहाँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पहले एशिया बना लेता हूँ आपके इस मानचित्र में, कि यहाँ ये बेरिंग जल संधि हो गई, फिर यहाँ से ये कमचटका जो प्रायद्वीप हो गया, फिर यहाँ से ये उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, फिर यहाँ चाइना, और यहाँ आपको इस प्रकार से 4 टापू मिलेंगे, 4 द्वीप मिलेंगे, उनके पास छोटे मोटे और भी बहुत सारे द्वीप मिलेंगे। तो ये एशिया का जो भाग है, ये एशिया का जो भाग है, यहाँ आपके ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, और यहाँ फिलीपींस है, ताइवान है, यहाँ इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ इस प्रकार के पापुआ न्यू गिनी, इस प्रकार के क्षेत्र हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए आप, ये एशिया का पूर्वी भाग है, और हो सकता है हम यहाँ अपना भारत बना लें, ये अपना भारत बना लें, मान लो यहाँ भारत है, तो भारत के यहाँ बांग्लादेश है। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र बना है, जो मानचित्र मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया है, ये एक प्रकार से पूर्वी एशिया है। ये संपूर्ण तो एशिया है यहाँ, यानी कि यहाँ से लेकर ये इतना एशिया महाद्वीप है। तो इस एशिया महाद्वीप का ये तो पश्चिमी भाग हो गया। एशिया का जो पश्चिमी रूस है वो यूरोप महाद्वीप में आता है, और ये भाग है रूस का, ये ऊपर वाला, ये अपने एशिया में आता है। चलो इस जनसंख्या में रूस का यहाँ कोई रोल नहीं है, हम पढ़ रहे हैं पूर्वी एशिया। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, पूर्वी एशिया में आप देख सकते हैं कि ये कोरिया के 2 भाग है, ऊपर वाला यहाँ उत्तरी कोरिया मिलेगा आपको, और यहाँ ये मिलेगा दक्षिणी कोरिया। क्या मिलेगा? दक्षिणी कोरिया। ये दक्षिणी कोरिया है, और ये जो 4 आपको द्वीप दिखाई दे रहे हैं, इन 4 द्वीपों से में बना हुआ है, बसा हुआ है अपना जापान देश। ये दोस्तों जापान के 4 द्वीप है। जापान 4 द्वीपों पर बसा, मुख्यतः बड़े द्वीप 4 है, लेकिन अन्य बहुत सारे द्वीप हैं। तो जापान के 4 द्वीप कौन कौन से हैं? जैसे होन्शु है, ओकेडो है, क्यूशु है, शिकोकु है। फिर से सुनिए, होन्शु, होकेडो, क्यूशु, शिकोकु, ये 4 द्वीप है जापान के, और जापान यहाँ है। और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, ये है आपका चीन, चीन का भाग है इधर वाला। तो ये आपका आ गया दक्षिणी एशिया, सॉरी ये आ गया आपका यहाँ से दक्षिणी एशिया, और ये आ गया आपका यहाँ पूर्वी एशिया, और ये जो बीच का भाग बच गया, तो ये कह सकते हैं हम दक्षिणी एशिया आ गया ये वाला, और ये पूर्व में है तो पूर्वी एशिया आ गया। अब ये पूर्व दिशा है, आपको पता है, ये दक्षिण दिशा है, तो ये पूर्वी एशिया, ये दक्षिणी एशिया। अब दक्षिणी पश्चिमी एशिया कौन सा होगा? इन दोनों के बीच का ये जो क्षेत्र बचा है दक्षिणी पूर्वी, तो इसको हम बोलेंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो दोस्तों यहाँ इसका दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा दक्षिणी पूर्वी एशिया। कौन सा? दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिण और पूर्व के बीच का एशिया। इसके बाद में हम लेते हैं तीसरा टॉपिक। इसी का तो 5 भाग मैंने बताए हैं। तीसरा भाग होगा आपका दक्षिणी भारत, सॉरी दक्षिणी एशिया, जिसमें भारत भी शामिल है। दक्षिणी एशिया, ये दक्षिणी एशिया होगा। तो 3 पार्ट आपके सामने आ गए हैं। इसका हम देखते हैं चौथा भाग, जहां सघन जनसंख्या पाई जाती है। चौथा भाग हम देखते हैं तो दोस्तों वो मिलता है यूरोप में। जो यूरोप महाद्वीप है उसके यूरोप का उत्तरी और पश्चिमी भाग, उत्तरी पश्चिमी यूरोप कह सकते हैं आप, या पश्चिमी उत्तरी कैसे हैं, उत्तरी पश्चिमी यूरोप महाद्वीप। ये यूरोप महाद्वीप है जिसके अंदर पुर्तगाल है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, ऐसे देश आएंगे। किसमें कौन से देश आएंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ। और 5वां जो भाग है, हमने बोला है कि वहाँ 5 ये पार्ट बनते हैं जहाँ क्या पाई जाती है, जहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है। तो 5वां जो पार्ट होगा दोस्तों वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का होगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा भाग होगा? उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग। थोड़ा गौर से सुने, उत्तरी अमेरिका तो महाद्वीप है, उस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का उत्तरी पूर्वी भाग, यानी कि यहाँ लिखेंगे हमें उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी उत्तरी अमेरिका का भाग होगा ये।
उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका उत्तरी पूर्वी भाग, इसमें कौन कौन से देश आएंगे? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका आएगा। तो अब हम देखते हैं, यहाँ आपने देख लिया कि यहाँ आपको देखो, आप एटलस लेके बैठना, एटलस में देखना दक्षिणी कोरिया कहाँ है, जापान कहाँ है, चीन कहाँ है, और ये फिलीपींस है, ताइवान है। इस प्रकार के जो देश है आप एटलस के अंदर जरूर देखना। एटलस में देखा हुआ ज्ञान है वो आपका कभी अधूरा नहीं रहेगा। तो चलो देखते हैं अब कौन से क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं ये देख लेते हैं। तो यहां इनके सामने हम लिख लेते हैं कहां कौन सा देश आएगा। चलो देखते हैं, पूर्वी एशिया देखते हैं। तो दोस्तों यहां पहला हमने टॉपिक लिखा है पूर्वी एशिया। तो इस क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे? तो यहां देखिए आप कि अभी बनाया था, यहां एक तो आपका आएगा जापान, और पूर्वी एशिया में आपका चीन आता है। तो चीन में सर्वाधिक जनसंख्या है, आपको पता है। जापान में भी जनघनत्व तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद में एक नाम लिया था हमने दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया भी पूर्वी एशिया में आता है। इसके बाद आप देखते हैं ताइवान। ताइवान, एक आपने नाम सुना होगा हांगकांग। हांगकांग जो देश है वो भी कहाँ आएगा? पूर्वी एशिया में आता है। तो इन पूर्वी एशिया के इन देशों में जनसंख्या का घनत्व है वो अधिक पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ सघन जनसंख्या निवास करती है। हाँ, क्यों करती है? जापान में सघन जनसंख्या निवास क्यों करती है? क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे औद्योगिक प्रदेश है और उन औद्योगिक लोह इस्पात उद्योग है या कोयला क्षेत्र है, उनके अंदर अधिक जनसंख्या निवास करती है। जैसे नागासाकी और वायाता, यहाँ मैं एक नाम लिख रहा हूँ नागासाकी। नागासाकी वायाता। नागासाकी वायाता ये औद्योगिक क्षेत्र है जापान का, जहां लोहे इस्पात उद्योग का संकेंद्रण है। लोहे इस्पात उद्योग है यहाँ जापान के सबसे बड़ा जो लोहे इस्पात उद्योग है वो इसी औद्योगिक एरिया में आता है। इसलिए नागासाकी वायाता क्षेत्र के अंदर अधिक जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है। आपने नाम सुना होगा कोबे ओसाका। क्या है? आपने नाम सुना होगा कोबे ओसाका। कोबे और ओसाका, कोबे ओसाका दो नगर है जापान के। दोस्तों कहाँ के हैं? ये जापान के हैं और होन्शु द्वीप के हैं। जापान में जो द्वीप मैंने 4 बताए थे उनमें जो होन्शु द्वीप है, होन्शु द्वीप पर स्थित कोबे और ओसाका है। यानी कि ये जापान के जो नगर है इनके अंदर क्या है, यहाँ कोबे और ओसाका के अंदर भी लोहा इस्पात उद्योग बहुत बड़ा औद्योगिक संकेंद्रण है। तो लोगों की आय आमदनी अच्छी हो जाती है, इसलिए यहाँ भी जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो यहाँ देखते हैं आगे चीन। अब चीन आ गया। चीन के अंदर भी ऐसे कुछ क्षेत्र है, जैसे जेचुआन क्षेत्र है, जैसे आपने नाम सुना होगा मंचूरिया क्षेत्र। कौन सा? मंचूरिया क्षेत्र, ये चीन है। तो यहाँ है मुनचरिया। मुनचरिया जो क्षेत्र है ये औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ चीन का औद्योगिक क्षेत्र है, तो यहाँ भी जनसंख्या है वो अधिक निवास करती है। और एक और नाम आपने सुना होगा चीन का ही, यानी कि उत्तरी चीन में। उत्तरी चीन का मतलब जो नीचे का हिस्सा है उस चीन के अंदर शांसी और शेंसी। शांसी और शेंसी दो क्षेत्रों का नाम सुनिए, शांसी और शेंसी। शांसी शेंसी, शांसी और शेंसी नाम तो आपने सुने होंगे। तो ये शांसी और शेंसी जो क्षेत्र है ये चीन के एक औद्योगिक क्षेत्र है जहां कोयला पट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जहां कोयला पेटी पाई जाती है, यानी कि खनिज कोयला पाया जाता है वहां पर। और यहाँ इस कोयला खानों के पास बड़े लोह इस्पात उद्योग भी लगाए गए हैं। तो यहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है चीन में। कहाँ? 2 क्षेत्र बताए मैं, यहाँ दे रखा मुनचरिया, यानी कि मुनचरिया और शांसी और शेंसी, ये औद्योगिक क्षेत्र है। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। जापान में मैंने ये 2 बताए हैं आपको, नागासाकी और कोबे ओसाका। तो ये औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं या फिर कोई खनिज पेटी होती है वहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है, यानी कि सघन जनसंख्या पाई जाती है।
यहाँ ताइवान देख सकते हैं, हांगकांग देख सकते हैं, यहाँ भी अधिक जनसंख्या पाई जाती है। चलो दोस्तों अब देखते हैं हम दक्षिणी पूर्वी एशिया में। दक्षिणी पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं आप, यहाँ देखते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया में, दक्षिणी पूर्वी यानी कि न तो दक्षिण न पूर्व, दोनों के बीच का भाग है वो एशिया वाला। तो यहाँ देखिए आपने पढ़ा होगा म्यांमार, क्या पढ़ा होगा, म्यांमार, जो भारत का पड़ोसी है, लेकिन अराकान योमा जो एक पर्वत श्रेणी आ जाती है, इसलिए इसको दक्षिण की बजाय दक्षिणी पूर्वी एशिया में शामिल किया जाता है। हाँ, अब हम देखेंगे यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। म्यांमार है, तो म्यांमार के बाद आप देखते हैं थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, मलेशिया और वियतनाम। इस प्रकार के ये देश हैं वो अपने दक्षिणी पूर्वी एशिया में आते हैं। जैसे फिलीपींस है, तो ये देश है वो कहाँ आते हैं, अपने दक्षिणी पूर्वी एशिया में आते हैं, न तो दक्षिण में न पूर्व में, दोनों के बीच में, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया कहेंगे। और दोस्तों ये मानचित्र में यानी कि आप एटलस में इनको जरूर देखें एक बार, ऑक्सफोर्ड की जो एटलस आती है उसमें देखें, या फिर आपकी आती है एक स्कूल एटलस, तो आप उस स्कूल एटलस में इन देशों को एक बार चिन्हित कर लेना आपके मानचित्र में, तो आपको ये याद रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं दक्षिणी एशिया। तो दक्षिणी एशिया में भी जनसंख्या का सघन बसाव पाया जाता है, या सघन जनसंख्या वाले प्रदेश में आता है अपना दक्षिणी एशिया भी। तो दोस्तों दक्षिणी एशिया में तो आपको याद होगा कि अपना भारत, पूरा भारत, यानी कि ये भारत दक्षिणी एशिया में आता है, और इसके पास से इसका पड़ोसी देश है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश में सघन जनसंख्या पाई जाती है, श्रीलंका, नेपाल, ये जो देश है जहां सघन जनसंख्या पाई जाती है। और ये कहाँ, भारत में पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री होने के कारण ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री होने के कारण बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। वैसे भारत में भी जनसंख्या की कोई कमी नहीं है। भारत का छोटा नागपुर का जो पठार है, भारत में छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है, यानी कि भारत के उत्तरी पूर्वी जो मैदानी भाग है वहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है, और बांग्लादेश में भी, श्रीलंका और नेपाल में भी। अब देखते हैं उत्तरी पश्चिमी यूरोप। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक मानचित्र बना के बताने वाला हूँ कि यूरोप का उत्तरी भाग और पश्चिमी भाग। तो यहाँ छोटा सा बनाता हूँ पहले, आप फिर उसको देख लेना। इधर देख लेते हैं, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो यूरोपीय देश हैं, यहाँ आइसलैंड है, और यहाँ आइसलैंड के बाद थोड़ा इधर आयरलैंड बना लेते हैं, चलो छोड़ देते हैं इसको, इंग्लैंड लेते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र। तो यहाँ आयरलैंड और ये इंग्लैंड, इसके पास से होता हुआ ये ऐसे यूरोप बनता है। तो इस यूरोपीय देशों को हम देखते हैं, ये देश है यूरोप देश, यहाँ ये यूरोप बनाया है मैंने। तो दोस्तों यहाँ देखिए, इस यूरोप के यहाँ इस क्षेत्र में तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, अफ्रीका महाद्वीप मिलेगा आपको यहाँ। तो अफ्रीका महाद्वीप देखने को मिलेगा ये। तो हम बात कर रहे हैं यूरोप की, तो ये यूरोप है यहाँ। तो यहाँ देखिए ये बिस्के की खाड़ी है यहाँ, लेकिन यहाँ ये जो पुर्तगाल है, यहाँ कौन सा देश है, पुर्तगाल, ये पुर्तगाल। यहाँ दोस्तों है स्पेन, यहाँ है फ्रांस, तो यहाँ है जर्मनी, और यहाँ आपका नीदरलैंड, यहाँ बेल्जियम, यहाँ पोलैंड। तो पोलैंड है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है। तो कहने का मतलब ये तो हो गए पश्चिमी यूरोप, और ये हो गया आपका उत्तरी, यानी कि इंग्लैंड में भी जनसंख्या अच्छी पाई जाती है। तो ये उत्तरी और पश्चिमी जो यूरोप महाद्वीप है,
उत्तरी पश्चिमी यूरोप महाद्वीप में, यहाँ लिखा हुआ है उत्तरी और पश्चिमी यूरोप महाद्वीप में, तो कौन कौन से देश आते हैं आप यहाँ लिख सकते हैं। यानी कि जो एक विकसित महाद्वीप होने के नाते यहाँ जो औद्योगिक विकास हुआ है, उस औद्योगिक विकास के कारण इन क्षेत्रों में जनसंख्या सघन पाई जाती है, और ठंडे प्रदेश ऊपर के यहाँ जनसंख्या है वो कम पाई जाती है। और इस एरिया आता है जो मध्य और पूर्वी यूरोप है, यहाँ सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। चलो देखते हैं उत्तरी पश्चिम में कौन कौन से देश आएंगे, तो आप यहाँ लिख सकते हैं पश्चिम में स्पेन है, पुर्तगाल है, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, पोलैंड, नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड था और पोलैंड है, तो इस इंग्लैंड है। इस प्रकार के ये देश है जो उत्तरी पश्चिमी यूरोप में आते हैं, वहाँ जनसंख्या का सघन क्षेत्र पाया जाता है। ये है उत्तरी पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का आपने मानचित्र देखा होगा, इस प्रकार से ये उत्तरी अमेरिका का जो मानचित्र बनता है, ये वाला क्षेत्र, इस प्रकार ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बनता है। तो यहाँ ऊपर का भाग तो कनाडा है और ये भाग है ये संयुक्त राज्य अमेरिका बीच का, तो कुछ भाग कनाडा का और कुछ भाग संयुक्त राज्य अमेरिका का, कुछ भाग कनाडा। तो कनाडा ऐसा देश है जो विश्व में सर्वाधिक तटीय सीमा लगाता है अपने साथ। समुद्री सीमा सर्वाधिक किस देश के लगती है, तो समुद्री सीमा जो सर्वाधिक लगती है वो अपने लगती है कनाडा देश के। और भारत में पूछा जाए कि भारत में किस राज्य के सर्वाधिक तटीय सीमा लगती है, तो दोस्तों वो होगा अपना गुजरात के सर्वाधिक सीमा लगती है। तो यहाँ मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर का जो भाग मैक्सिको देश है, लेकिन यहाँ ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए, इसका ये भाग जिसको हम पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। और यहाँ देखेंगे दक्षिणी पूर्वी कनाडा, और यहाँ देखते हैं उत्तरी पूर्वी यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग। यहाँ भी सघन जनसंख्या पाई जाती है और यहाँ भी सघन जनसंख्या पाई जाती है यूरोप में भी। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, उत्तरी दक्षिणी कनाडा या पूर्वी दक्षिणी कनाडा, क्योंकि पूर्वी भाग है ना, पूर्वी दक्षिणी कनाडा का भाग। और यहाँ आप लिख सकते हैं उत्तरी पूर्वी यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ क्या पाई जाती है, सघन जनसंख्या पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ हमने 5 वो क्षेत्र देख लिए जहाँ सघन जनसंख्या क्षेत्र पाया जाता है। अगला जो टॉपिक है वो हमने देखा था सामान्य जनसंख्या वाला क्षेत्र। कौन सा, सामान्य जनसंख्या वाला क्षेत्र। देखते हैं अभी वो कौन कौन से हैं। हाँ दोस्तों, हमने देखा था कि जो सघन जनसंख्या के क्षेत्र है उनको हमने पहले 5 भागों में देख लिया। तो जनसंख्या वितरण के हिसाब से हमने पहले 4 भागों में बांटा था कि सघन जनसंख्या, सामान्य जनसंख्या, विरल जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या। 4 पार्टों में से पहला पार्ट हमने पढ़ लिया सघन जनसंख्या वाला। और सघन जनसंख्या वाले प्रदेश को हमने 5 भागों में बांट के उसको क्लियर कर लिया। 5 भाग कौन कौन से थे, पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया, और उत्तरी पश्चिमी यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी पूर्वी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक। इसका जो दूसरा टॉपिक है वो हमने पढ़ा था सामान्य जनसंख्या, सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश। सामान्य जनसंख्या जहां रहती है वो क्षेत्र कौन कौन से विश्व के अंदर, वो पाठ्य पुस्तक के अनुसार हम देख रहे हैं। यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां भौगोलिक परिस्थितियां विकट और विषम होने के बावजूद भी मानव ने वहां रहना पसंद किया और वहां के वातावरण के साथ समायोजन किया। क्यों? क्योंकि वहां आय के साधन थे, तो वहां आज भी सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। जैसे आप पाठ्य पुस्तक को खोल के बैठ सकते हैं सामने, उसमें देख सकते हैं। यानी कि जो ऐसे भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पारिस्थितिकी ऐसी है कि कठोर जलवायु है या फिर उच्चावच
के कारण विषम जलवायु पाई जाती है, तो उन परिस्थितियों में भी वहाँ जनसंख्या निवास करती है और उनको हम कहते हैं सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश। तो सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से भी थोड़ा सहयोग लेके यहाँ के इसके नोट्स बना सकते हैं। मैं आपको केवल वो क्षेत्र बताने वाला हूँ कौन कौन से जहाँ सामान्य जनसंख्या निवास करती है, और वही हमें पूछा गया है। तो यहाँ देखते हैं, फिर भी हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम नोट्स के रूप में लिखेंगे। विश्व के भौगोलिक परिस्थितियां कठोर व विषम होते हुए भी, कठोर व विषम होने के बावजूद, विषम होने के बावजूद कुछ क्षेत्रों में मानव ने, कुछ क्षेत्रों में मानव ने पर्यावरण के साथ या परिस्थितियों के साथ समायोजन या विकट परिस्थितियों के साथ समायोजन करके विकट परिस्थितियों में भी वहां निवास किया है। उन क्षेत्रों में निवास किया है। क्यों? क्योंकि वहां उनको आय अच्छी होती है, अधिक आय या आमदनी, अधिक आय होने के कारण। तो दोस्तों ऐसे कुछ क्षेत्र है जहां विकट परिस्थितियां, विषम जलवायु या विषम परिस्थितियां होने के बावजूद भी लोगों का बसाव वहां हुआ है, और वहां सघन जनसंख्या निवास न करके सामान्य जनसंख्या वहां निवास करती है। वहां न तो विरल कह सकते और न ही उसको हम कह सकते कि यहाँ सघन जनसंख्या है। बीच का जो सामान्य, अगला जो घनत्व का वितरण पढ़ेंगे उसमें ऐसा आ जाएगा कि किसको सामान्य कह सकते हैं और किसको सघन जनसंख्या कह सकते हैं। तो इन क्षेत्रों में चलो देखते हैं दोस्तों। यहाँ एक टॉपिक आया है कि ऐसे कौन से क्षेत्र विश्व में जहां सामान्य जनसंख्या निवास करती है। जैसे एक मैं बताता हूं आपको, यहाँ एक लाइन से ही समझाऊंगा आपको। पहले बता देता हूं कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। क्या नाम है उसका? आप बताइए, सोचिए थोड़ा, या आपको पता है या नहीं है। तो यहाँ देखेंगे कि विश्व में जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर एक लंबी पर्वत श्रेणी पाई जाती है जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, और उसको हम जानते हैं दोस्तों किस नाम से? एंडीज पर्वत श्रेणी के नाम से। तो एंडीज पर्वत श्रेणी में अधिक ऊंचाई होने के कारण वहां विकट परिस्थितियां पाई जाती है, लेकिन उन विकट परिस्थितियों में भी वहां कुछ ऐसे देशों के क्षेत्र है जहां अधिक जनसंख्या यानी कि अच्छी खासी जनसंख्या पाई जाती है, सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। तो मैं यहाँ आपको एक मानचित्र बना के बताऊंगा कि ये जो आपका इस प्रकार से आपका ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप बनता है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप बनता है दोस्तों। इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के यहाँ इस किनारे पर इस प्रकार से यहाँ पेरू देश बना हुआ है, और यहाँ पेरू से इस प्रकार लंबाई से लेके यहाँ एक देश बना हुआ है आपका चिल्ली इंग्लिश में मिर्च को बोलते हैं। तो इस देश का आकार भी मिर्च जैसा ही दिखाई दे रहा है, यानी कि मिर्च का आकार कैसा होता है आपने देखा होगा कि मिर्च का आकार ऐसा होता है। ये आपकी हरी मिर्च बोलो या लाल मिर्च बोलो, ऐसा आकार होता है। तो इसी आकार का, और इस मिर्च को क्या बोलते हैं? चिल्ली बोलते हैं इंग्लिश में। मिर्च को क्या बोलते हैं? चिल्ली। और इसी आकार का देश यहाँ है, ये है दक्षिणी अमेरिका। ये क्या है?
दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, महाद्वीप है ये, देश नहीं है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये जो पश्चिमी किनारा है, यहाँ एक देश है जिसको हम जानते हैं दोस्तों चिली के नाम से, और यहाँ से लेकर एक पर्वत श्रेणी बनी हुई है यहाँ इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। यहाँ एक पर्वत श्रेणी है जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी के नाम से जानी जाती है, और दोस्तों इसका नाम है एंडीज। क्या नाम है? एंडीज पर्वत श्रेणी। एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी पूछे तो आप बता सकते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी है, वो विश्व की सबसे ऊंची है, और एंडीज पर्वत श्रेणी है वो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। एक अलग क्वेश्चन बनता है, रॉकीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में पाई जाती है? दोस्तों इसके ऊपर उत्तर में जो मिलता है महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उसमें रॉकी पर्वत श्रेणी पाई जाती है। आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पाई जाती है? आल्प्स पर्वत वो आपको यूरोप में मिलेगा, इटली के उत्तर में, स्विट्जरलैंड के आसपास वहाँ मिलेगा आपको। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ देखो दोस्तों कि ये जो चिली देश है, यहाँ ये जो चिली देश है, चिली के अंदर यहाँ जो ऊंचा क्षेत्र है, ऊंचावच है, ऊंचा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन वहाँ चिली के अंदर क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। यहाँ तांबा जो पदार्थ है, जो अपना खनिज है, वो यहाँ तांबा पाया जाता है। और दोस्तों यहाँ जो तांबा पाया जाता है चिली के अंदर, तो तांबे की जो खाने हैं, यहाँ तांबे की जो खाने हैं, एक तो चुकार्ड और एक है कामरा, ये दो खाने पाई जाती है यहाँ चिली के अंदर। एक तो तांबा खान है चुकार्ड, और एक है कामरा, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। कामरा और चुकार्ड क्या है? तांबे की खान है यहाँ, खाने। तांबे की खानों के आसपास जो लोग रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को यहाँ रोजगार मिलता है, यहाँ अच्छी आय आमदनी हो जाती है, तो इस एरिया के अंदर जनसंख्या अधिक रहती है, तो इसको हम कहेंगे सामान्य जनसंख्या वाला क्षेत्र कहेंगे। इसके बाद एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। तो यहाँ देखिए यहाँ पे, ये इसके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का उदाहरण देता हूँ। तो यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ कनाडा बनता है। क्या बनता है? कनाडा। तो दोस्तों यहाँ ये जो कनाडा बनता है इस प्रकार से, तो कनाडा यहाँ अड़सन की खाड़ी है। कनाडा में अड़सन की खाड़ी के पश्चिम में, यहाँ इस क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा है, और कनाडा में एक बड़ी खाड़ी है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी के पश्चिम में यहाँ यूरेनियम सिटी पाई जाती है। कौन सी सिटी? यूरेनियम। यूरेनियम सिटी एक शहर का नाम, नगर का नाम है वहाँ पर। तो कनाडा के यूरेनियम सिटी में भी ठंडा प्रदेश होने के बावजूद, यानी कि वहाँ तापमान बहुत कम रहता है, ठंडा प्रदेश है, फिर भी वहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है, यानी कि सामान्य जनसंख्या निवास करती है। क्या कारण है? क्योंकि यहाँ यूरेनियम पदार्थ पाया जाता है, यूरेनियम खनिज पाया जाता है। और यूरेनियम क्या काम आता है? यानी कि जो परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है उसका कच्चा माल है यूरेनियम, थोरियम, जिरकन। तो यूरेनियम है वो कनाडा में बहुत बड़ी मात्रा में निकाला जाता है यूरेनियम सिटी क्षेत्र से, और भारत है वो यूरेनियम का जो आयात करता है वो कनाडा से ही करता है। थोरियम भारत के अंदर मिलता है। तो इस प्रकार यूरेनियम सिटी के आसपास भी ये खनन कार्य होने के कारण वहाँ सामान्य रूप से जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों उदाहरण याद रखना, चिली का तांबा खाने होने के कारण, तांबे की खान का नाम एक का चुकार्ड और कामरा। ये तांबे की खाने कहाँ है? चिली में है, और एंडीज पर्वत श्रेणी की पहाड़ियों में है या पर्वत श्रृंखला के अंदर है, वहाँ तांबा निकलता है चिली में, चुकार्ड और कामरा क्षेत्र में। तो यहाँ सामान्य जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हडसन की खाड़ी के पश्चिम में जो यूरेनियम सिटी है, वहाँ यूरेनियम जो खनिज निकलता है, खनन कार्य किया जाता है, खादाने हैं, खाने हैं, तो वहाँ बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। इसलिए यहाँ भी कनाडा के यूरेनियम सिटी में भी अधिक जनसंख्या यानी कि सामान्य जनसंख्या निवास से करती है। अब एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको, यहाँ एक उदाहरण देता हूं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। तो आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया, ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बनता है इस प्रकार से, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बनता है।
तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में आधे से ज़्यादा भाग में दोस्तों विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? विक्टोरिया मरुस्थल है। तो आपको पता है मरुस्थलों में तो जनसंख्या बहुत कम निवास करती है, लेकिन इस मरुस्थलीय क्षेत्र में यहाँ स्वर्ण खाने हैं। कलगुर्डी कालगुर्डी नाम सुना होगा आपने। यहाँ कलगुर्ली और कालगुर्डी नाम की दो खाने हैं। कौन सी? स्वर्ण। स्वर्ण का मतलब सोने की खान। सोने की खान पाई जाती है यहाँ पर। तो इस मरुस्थलीय क्षेत्र होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया के यहाँ इस क्षेत्र में क्या है? सामान्य जनसंख्या निवास करती है। तो दोस्तों 3 उदाहरण दे दिए मैंने, एक चिली का, एक कनाडा के यूरेनियम सिटी का, और तीसरा उदाहरण दिया है मैंने आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया में विश्व की 0.5% से कम जनसंख्या निवास करती है। आपको पता होगा यहाँ का जो जनघनत्व है वो 3 व्यक्ति के आसपास ही है। तो यहाँ ज़्यादा जनसंख्या नहीं पाई जाती, इस क्षेत्र में तो बिल्कुल ही नहीं पाई जाती। फिर भी जो कलगुर्डी और कालगुर्ली नाम की जो सोने की खान है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया मरुस्थल में, तो यहाँ जनसंख्या का सामान्य फैलाव है या बसाव है। 3 उदाहरण दे दिए। चौथा एक और उदाहरण मैं आपको देने वाला हूँ कि अफ्रीका महाद्वीप का ये आकार बनता है। आपको पता है इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप बनता है। तो अफ्रीका महाद्वीप पे थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ। यहाँ देखिए ये जो अफ्रीका महाद्वीप बनता है यहाँ आपके हिसाब से, तो इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप का जो क्षेत्र बनता है आपका, ये अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ जो दक्षिणी अफ्रीका देश है, अफ्रीका कोई देश नहीं है, अमेरिका कोई देश नहीं है, अफ्रीका भी कोई देश नहीं है, अफ्रीका तो महाद्वीप है, देश है वो है दक्षिणी अफ्रीका। तो दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका यहाँ देश है। तो दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्र है, जैसे यहाँ जोहान्सबर्ग है, इस ओर में क्या है? जोहान्सबर्ग। तो इस जोहान्सबर्ग में क्या है? सोने की खान होने के कारण यहाँ भी जनसंख्या पाई जाती है। सोने की खान है जोहान्सबर्ग में। तो जोहान्सबर्ग में सोने की खान होने के कारण यहाँ भी जनसंख्या सामान्य पाई जाती है। और दक्षिण अफ्रीका में इस क्षेत्र में एक खान है किम्बरले। कौन सी खान है? किम्बरले खान। तो दोस्तों ये किम्बरले खान है, ये किसकी खान है? दोस्तों यहाँ हीरा निकलता है, तो हीरे की खान है। यहाँ किसकी खान है? हीरे की खादान कहें या खान कहें दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में। तो यहाँ किम्बरले के आसपास भी अधिक जनसंख्या निवास करती है, इसलिए इस क्षेत्र में भी सामान्य जनसंख्या निवास करती है, अत्यधिक जनसंख्या नहीं, सामान्य। तो यहाँ देखते हैं, मैंने आपको 4-5 उदाहरण दे दिए। पहला उदाहरण चिली का, जहाँ तांबे की खानें हैं, चुकाड और कामरा, वहाँ सामान्य जनसंख्या निवास करती है विकट परिस्थितियाँ होने के बाद भी, यानी कि वहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, एंडीज पर्वत श्रेणी है, फिर भी वहाँ क्या है? सामान्य जनसंख्या निवास करती है। फिर मैंने आपको कर्नाटक का ठंडा प्रदेश होने के बावजूद भी वहाँ जनसंख्या सामान्य रूप से यूरेनियम सिटी के आसपास अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वहाँ यूरेनियम खादान है या कल कारखाने फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। उसके बाद मैंने आपको दिया था ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण। दोस्तों आप नोटबुक के अंदर इनको नोट्स के रूप में आप अपने हिसाब से तैयार कर लें, ये उदाहरणों को एक एक लाइन में बनाकर, एक एक बिंदु बनाकर। तो ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने आपको स्वर्ण खाने बताई थी, यानी कलगुर्ली और कुलगार्डी नाम की जो सोने की खान है, वहाँ भी सामान्य जनसंख्या निवास करती है। और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी अफ्रीका देश में, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी अफ्रीका देश के एक तो है जोहान्सबर्ग और एक है किम्बरले। जोहान्सबर्ग में सोने की खान है और किम्बरले में आपकी हीरे की खान है। तो इसके आसपास के क्षेत्र में भी यहाँ रोजगार पाने वाले व्यक्ति अच्छा बसाव करते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों के अंदर कैसी जनसंख्या पाई जाती है? सामान्य जनसंख्या निवास करती है। तो दूसरा पॉइंट अपना क्लियर हो गया। तीसरा जो टॉपिक है वो देखते हैं। तीसरा जो टॉपिक है सामान्य जनसंख्या के बाद में तीसरा जो टॉपिक आपका बताया गया है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र बताया गया है। तो विरल क्षेत्र कौन सा होगा? चलो मैं इसको साफ कर लेता हूं थोड़ा। हाँ, तीसरा जो अपना पॉइंट है वो है विरल जनसंख्या। विरल जनसंख्या, विरल जनसंख्या वाले प्रदेश। 2 हमने पहले देख लिए हैं,
एक तो सघन जनसंख्या का प्रदेश, एक सामान्य जनसंख्या का। अब विरल और फिर न्यूनतम। विरल में यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पूरे पृथ्वी के 70% भाग पर 70% क्षेत्रफल पर विश्व के, यहां लिखेंगे हमें विश्व के 70% भाग पर क्षेत्रफल पर विश्व की 5% जनसंख्या निवास करती है। इन क्षेत्रों में ये क्षेत्र आएंगे कि क्षेत्रफल तो है आपका 70% और विश्व की जनसंख्या है वहां मात्र 5%। तो यहाँ जो जनसंख्या का प्रदेश बनेगा वो बनेगा विरल जनसंख्या प्रदेश, क्योंकि यहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं, यहाँ ऊंचावच यानी कि ऊंचे क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ उनके आयामदी न होने के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है। हम अपनी मारवाड़ी में बोले तो छिदी छिदी जनसंख्या पाई जाती है क्षेत्र। अगला जो चौथा पॉइंट होगा इसका अपना वो देखते हैं। अति का मतलब बहुत ज्यादा, अति न्यून जनसंख्या क्षेत्र, न्यून जनसंख्या क्षेत्र। तो यहां देखते हैं अति न्यून जनसंख्या क्षेत्र कौन से होंगे? वे क्षेत्र जहां जनसंख्या न के बराबर निवास करती है। जैसे हमने पहले पार्ट में, ये दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि एस्किमो जनजाति वो ठंडे प्रदेशों में रहती है और उष्ण मरुस्थल होते हैं, उन उष्ण मरुस्थलों के अंदर अपनी बुशमैन जनजाति अनेक जनजातियां पाई जाती है। तो देखते हैं वे क्षेत्र जो ऊंचे क्षेत्र हैं या उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं, जैसे कनाडा है, ग्रीनलैंड है, कनाडा का उत्तरी भाग है, ग्रीनलैंड है, और स्कैंडिनेविया क्षेत्र है, साइबेरिया क्षेत्र है, वहाँ बर्फ जमी रहती है, इतना माइनस में तापमान रहता है कि वहाँ रहना बिल्कुल ही ठीक नहीं है या निवास नहीं कर सकते। फिर भी कुछ व्यक्ति है वहाँ रहते हैं, कुछ मानव रहते हैं, जैसे एस्किमो जाति के लोग, एस्किमो आपने पढ़ा होगा, जैसे एस्किमो लोग, एस्किमो जनजाति के लोग निवास करते हैं कहाँ? ठंडे प्रदेशों में। अभी मैंने बताया कि उत्तरी कनाडा है, ग्रीनलैंड है, या फिर स्कैंडिनेविया है, या फिर साइबेरिया है, उन क्षेत्रों के अंदर एस्किमो जनजाति के लोग रहते हैं। बहुत काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में कोई 5-7 व्यक्ति रहते हैं। इसके बाद में तो हम कह सकते हैं ठंडे प्रदेशों में, कौन से प्रदेशों में? जो ठंडे प्रदेश है उसके अंदर कुछ जनजातियाँ ही निवास करती हैं। उसके बाद में हम कह सकते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जो उष्ण मरुस्थल होते हैं, कौन से? उष्ण यानी कि गर्म मरुस्थल होते हैं, उनमें भी जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। जैसे कालाहारी मरुस्थल के अंदर बुशमैन जनजाति पाई जाती है, या बद्दू जनजाति पाई जाती है, खरगिज जनजातियाँ इधर पाई जाती है अरब मरुस्थल की तरफ है। तो मरुस्थलों में भी बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र, कौन सा? भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य रेखा के आसपास जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा होती है, तो वहाँ भूमध्य रेखा के आसपास वर्षा अधिक होने के कारण दलदल पाया जाता है, अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, अधिक आर्द्रता और उष्णता पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ लोग रहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी उन मरुस्थलीय भूमध्य रेखीय जन क्षेत्रों में जहाँ संघन वन पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में भी कुछ जनजातियाँ पाई जाती है, जैसे पिग्मी है, स्काई है। तो इस प्रकार की जनजातियां भी पाई जाती है। तो ये क्षेत्र कहलाएंगे अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र। चलो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।